लगातार वीडियो के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें अशोका क्लासेस दलसिंहसराय। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है यह लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। ऐसे तो नैतिक विकास पर चर्चा जीन पियाजे ने पहले ही कर दिया था, लेकिन बाद में चल करके कोहलबर्ग ने नैतिकता के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण दिया। ऐसे सामान्य रूप से हम लोग जैसे नैतिक का मतलब क्या होता है, मोरल का क्या मतलब होता है। मोरल वैसे गुण को कहा जाता है जिसके द्वारा सामाजिक मापदंडों का अनुसरण किया जाता है। सामाजिक मापदंडों के अनुरूप यदि कोई अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है या उस नियम का पालन करता है तो ऐसा माना जाता है कि उस बालक में नैतिक गुणों का विकास हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि यह नैतिक विकास का आरंभ कब से होता है। तो यह हमें जान लेना चाहिए कि नैतिक बालक जब जन्म लेता है तो उस समय न तो वह नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है। उसे इस गुण से कोई मतलब नहीं आता है, इस गुण का उसमें विकास नहीं हो पाता है जन्म के समय। लेकिन जैसे जैसे वह विकास करता है, विकास के क्रम में वह अपने परिवेश के साथ, अपने वातावरण के साथ जो है वह परिवर्तन करते चला जाता है और तब उसे धीरे धीरे यह महसूस होता है कि हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह कौन सा कार्य नैतिक है और कौन सा कार्य अनैतिक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नैतिक गुण जो है यह अर्जित गुण है ना, यह जन्मजात गुण नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नैतिक विकास जो है यह अर्जित होता है या जन्मजात होता है। तो नैतिक गुण जो होता है वो अर्जित होता है, जन्मजात नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि नैतिक ज्ञान तथा नैतिक संप्रत्यय की अगर हम बात करते हैं, नैतिक ज्ञान या नैतिक संप्रत्यय, तो इसका जो विकास होता है यह परिपक्वता के साथ होता रहता है। परिपक्वता जो है, मैच्योरिटी जैसे जैसे आते जाती है, बालकों में नैतिक ज्ञान या नैतिक संप्रत्यय का विकास होते चला जाता है। लेकिन नैतिक तर्क जो है, नैतिक तर्क या नैतिक व्यवहार, नैतिक तर्क या नैतिक व्यवहार यह जो है यह बालक के बुद्धि और विवेक पर निर्भर करती है। यह किस पर निर्भर करती है? बुद्धि और विवेक पर निर्भर करती है। बालक कितना विवेकशील है या कितना बुद्धिमान है, तो जितना ज़्यादा उसमें बुद्धि या विवेक का विकास हुआ है उसी अनुरूप में उसमें नैतिक तर्कना का विकास हो सकता है, नैतिक व्यवहार का विकास हो सकता है। तो दो चीज़ें स्पष्ट है कि नैतिक ज्ञान जो है ये अलग बातें हैं। नैतिक ज्ञान ये कहीं भी हम औपचारिक रूप से प्राप्त करते हैं, विद्यालय में प्राप्त करते हैं, बुक से प्राप्त करते हैं, अपने समाज से प्राप्त करते हैं। तो यह ऑटोमेटिक रूप से यह हमारे अंदर विकसित होते चला जाता है। जैसे जैसे हम परिपक्व होते चले जाते हैं ये संप्रत्यय और नैतिक ज्ञान जो है विकसित होते जाता है। लेकिन जब नैतिक तर्क की बात होती है या नैतिक व्यवहार की बात होती है तो यह हमारे व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है। व्यक्तिगत गुण जैसे बुद्धि और विवेक। इस आधार पर जो है नैतिकता के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया था हेलन बी ने। हेलन बी जो थे मनोवैज्ञानिक, हेलन बी ने बताया था कि हेलन बी के अनुसार कि यह जो नैतिक जो होते हैं, नैतिक विकास, इसके तीन पक्ष होते हैं, है ना। नैतिक विकास के तीन पक्ष होते हैं। क्या क्या होते हैं? इसके तीन पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है जिसको हम कहते हैं नैतिक व्यवहार, दूसरा जिसको हम कहते हैं नैतिक भावना, तीसरा
नैतिक निर्णय, नैतिक निर्णय। तो हेलन बी ने बताया कि यदि कोई बालक जो है उचित और अनुचित, गलत और सही, अच्छे और बुरे के आधार पर कार्यों का चुनाव करता है तो वह जो नैतिक विकास का पक्ष है उसको हम नैतिक व्यवहार के श्रेणी में रखते हैं। यहाँ उचित और अनुचित पर विचार किया जाता है। नैतिक भावना क्या है? तो नैतिक विकास के अंतर्गत जब हम भावनात्मक रूप से किसी कार्य का मूल्यांकन करते हैं तो वह नैतिक भावना के अंतर्गत आ जाता है। और नैतिक निर्णय क्या होता है? कहता है कि यह जो होता है नैतिक निर्णय, यह नैतिकता का संज्ञानात्मक पक्ष होता है जिसमें आचरण के बारे में मूल्यांकन किया जाता है ना। और यह बालक जो है यह स्वयं के तर्क के आधार पर यह कर पाता है, खुद सोचता है कि यह जो कार्य है या यह जो प्रवृत्ति है, जो व्यवहार है, वह क्या है, अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है। तो जब संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बात करेंगे तो यह नैतिक विकास का नैतिक निर्णय के अंतर्गत इसको रखेंगे। यदि भावनात्मक रूप से हम विचार करेंगे तो यह नैतिक भावना के अंतर्गत रहेगा। और यदि हम उचित और अनुचित की बात करते हुए नैतिक विकास को देखेंगे तो यह नैतिक व्यवहार के अंतर्गत आता है। तो 3 पक्षों में यह नैतिक विकास को हम लोग पढ़ेंगे। अब है कि ये जो नैतिक विकास है यह नैतिक विकास के बारे में जो सिद्धांत दिया गया है यह लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। सबसे पहले साक्षात्कार लिया बच्चों को, सामान्य रूप से 10 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष की आयु के कुछ बच्चे थे, उनसे साक्षात्कार किया गया कोहलबर्ग के द्वारा और उनको दुविधा युक्त प्रश्न पूछा गया, द्वंद्वात्मक प्रश्न पूछा गया और उसका जो जवाब उन बच्चों ने दिया उस जवाब के आधार पर इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को, है ना, 3 भागों में विभाजित किया। तो यह जो सिद्धांत है मुख्य रूप से बच्चों के साक्षात्कार के आधार पर आधारित है ना। एक प्रकार का कहानी बताया गया, बच्चों के बीच में सुनाया गया, है ना, और उस कहानी का क्या परिणाम हुआ, बच्चे उसमें क्या निर्णय लिए, कौन सा उचित हुआ, गलत हुआ, तो उसके आधार पर कोहलबर्ग ने इसको बांटा है, 3 भागों में बांटा है। किस प्रकार से? तो सबसे पहला जो कोहलबर्ग ने बांटा पूर्व रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था, दूसरा रूढ़िगत या परंपरागत स्तर, और तीसरा जो है यह उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत स्तर। ये 3 स्तर के 7 सोपान क्रमशः बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो है पूर्व रूढ़िगत या परंपरागत के अंतर्गत नैतिक विकास का क्या दृष्टिकोण होता है। इस अवस्था में बालक जो है, बालक में जो होता है एक ही चीज होता है कि वह सिर्फ लाभ और हानि के बारे में सोचता है। बालक का जो नैतिकता होता है वह कार्यों में निहित होता है, न कि व्यक्ति में होता है। यानी यह जो है लाभ और हानि पर बात करता है। इसके लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है वह व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, कार्य महत्वपूर्ण होता है। अगर कार्य फ्रूटफुल हो, कार्य अगर लाभकारी है तो वह नैतिक है, अगर कार्य लाभकारी नहीं है तो वह नैतिक नहीं है। इस दृष्टिकोण में इस स्तर का जो अवधि होता है वह 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच के बच्चों का जो नैतिक विकास होता है उसको पूर्व रूढ़िगत या परंपरागत स्तरों में रखा गया है। अब इसके 3 सोपान है क्रमशः। जो सबसे पहला सोपान है उसका नाम है आत्म केंद्रित निर्णय। आत्म केंद्रित निर्णय क्या होता है? ईगो सेंट्रिक जजमेंट। कि इस अवस्था में बच्चा जो होता है वह अपनी इच्छा, अपनी पसंद पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। यदि कोई कार्य या
कोई चीज़ जो है उसके अनुसार नहीं है तो उसको वह नैतिक नहीं मानता है। यानी वह नैतिक दायित्व पर विचार नहीं करता है ना, वह नैतिक दायित्व नहीं विचार करता है, वह सिर्फ अपनी इच्छा और पसंद जो होता है इसी को सर्वोपरि मानेगा। इच्छा और पसंद जो है यही इसका नैतिकता का आधार होता है। तो इस चूंकि यह आत्म केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक होता है, इसलिए यहाँ पर बालक की आवश्यकता को ज़्यादा महत्व दिया गया। दूसरा जो स्तर है कहता है दंड तथा आज्ञाकारिता। दंड तथा आज्ञाकारिता, यह अवस्था में बालक जो है कार्य को इसलिए करता है क्योंकि उसको दंड की चिंता होती है। बालक में नैतिक गुणों का विकास इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे दंड की बात होती है। और हालांकि उसको यह पता होता है कि यदि हम इस नैतिक नियम को तोड़ते हैं तो तोड़ने के कारण जो है उससे जो दुष्परिणाम उत्पन्न होंगे, है ना, उससे जो दुष्परिणाम उत्पन्न होंगे वह हमारे लिए अनुकूल नहीं होगा। यही कारण है कि बच्चा जो है दंड और आज्ञाकारिता के प्रति उन्मुख रहता है ना, उन्मुख रहता है। और कार्य का स्थूल परिणाम ही उसे अच्छा या बुरा निर्धारित करता है। यानी कोई भी कार्य होगा तो उसका जो परिणाम होगा, परिणाम को पहले बालक सोचता है। अगर परिणाम अच्छा होगा तो वह इसीलिए वह आज्ञाकारी हो जाता है। अब है अगला है स्तर जो है सोपान पूर्व रूढ़िगत का कि यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, या इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं साधनात्मक सापेक्षिक अभिमुखता। यह क्या होता है कि इसमें जो है व्यक्ति उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो उनकी सहायता करते हैं। यानी यहाँ पर जो है बराबरी का लेन देन होता है, बराबरी का लेन देन होता है। ठीक है, बच्चा यह जो है यहाँ पे शब्द भी दिया गया है सापेक्षिक, है ना, यानी वह तुलनात्मक अध्ययन करता है, तुलनात्मक चीज़ों को सोचता है। व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो उनकी सहायता करते हैं। व्यक्ति का जो संबंध होता है एक दूसरे का, वह उसको आप कह सकते हैं एक शब्द में स्थूल पर निर्भरता, स्थूल पर निर्भरता, स्थूल पर निर्भरता। ये विशेषता भी यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता स्तर का ही है। इस अवस्था में न्याय, समर्पण, न्याय, समर्पण, निष्ठा, न्याय, समर्पण, निष्ठा, इस तरह की बातों का यहाँ पर कोई योगदान नहीं होता है। इस तरह की बातें जो है नैतिक गुणों में नहीं आते हैं। यह पूर्ण रूप से निर्भर करता है स्थूल पर निर्भरता, यानी परिणाम बेस्ड होता है यह। और यह भी कैसा, बराबरी का लेन देन का होता है। निश्चित रूप से यह जो यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता है, इसमें बालक जो होते हैं वह स्वलाभ के लिए, स्वलाभ के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित होते हैं, है ना। स्वलाभ की बातें यहाँ पे होती है जिसको आप साधनात्मक सापेक्षिक अभिमुखता कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, रूढ़िगत परंपरागत स्तर। इस स्तर की विशेषता क्या है, यह इसकी अवधि तो सबसे पहले देख लीजिए, ये 4 से 10 वर्ष की अवधि के बीच में रूढ़िगत नैतिक स्तर का विकास बच्चों में होता है। इस स्तर की विशेषता क्या है कि बालक जो है यहाँ पर बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में रुचि लेते हैं। बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में पूरी दिलचस्पी लेते हैं। और बालक जो है वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता है जो सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं होता है। तो
इस आधार पे जो है इसको भी 2 सोपानों में बांटा गया पुनः, जिसमें सबसे पहला है उसको कहते हैं परस्पर एक रूप अभिमुखता, या इसी का दूसरा नाम भी हो सकता है, इसी का दूसरा नाम है स्वयं को उत्तम बनाने की अभिमुखता, स्वयं को उत्तम बनाने की अभिमुखता। तो इस स्तर में बालक क्या करता है कि उसके नज़र में कार्य वही अच्छा होता है जो दूसरे को अच्छा लगता है, कार्य वह अच्छा होता है जो सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप होता है। समाज में अच्छे लोगों के व्यवहार का अनुकरण ही नैतिकता होता है। बालक यह समझता है कि एक दूसरे के व्यवहार के प्रति हमें हमेशा सजग रहना चाहिए, और जो आइकन ऑफ द सोसाइटी है, जो सिंबल होता है समाज का, उसका अनुकरण करना वह सोचता है। तो यह पूर्ण रूप से जो है आप कह सकते हैं कि अच्छे का अनुकरण और बुरे का परित्याग करने की जो भावना है, उस तरह के नैतिक गुणों का विकास जिस स्तर में होता है उसको रूढ़िगत स्तर कहते हैं, परंपरागत स्तर कहते हैं। और उसमें भी पहला सोपान जो है परस्पर एक रूप अभिमुखता के अंतर्गत इन गुणों को हम रखते हैं। जो दूसरा है रूढ़िगत स्तर का, जो दूसरा सोपान है उसका नाम है अधिकार संरक्षण उन्मुखता, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की उन्मुखता। ये रूढ़िगत स्तर का दूसरा सोपान होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बालक सर्वहित दृष्टि से सोचता है, सर्वहित, सभी की भलाई, कोई वैसा कार्य ना हो जिससे किसी का नुकसान हो। तो बालक सर्वहित दृष्टि से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। दूसरा क्या कहता है कि व्यक्तिगत हानि होने की स्थिति में व्यक्ति सामाजिक नियमों की जो परंपरा है उसी का वह अवलोकन करता है, भले ही वह उसके लिए हानिकारक हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी हर हाल में वह जो है सामाजिक मान्यताओं को सर्वोपरि स्थान देता है। इसीलिए इसको सामाजिक व्यवस्था उन्मुखता भी कहते हैं, या अधिकार संरक्षण उन्मुखता भी कहते हैं। तो इस दोनों में मूल अंतर क्या हो गया कि यहाँ अच्छे का अनुसरण और बुरे का परित्याग किया जाएगा, और यहाँ सामाजिक मर्यादा को बनाए रखने की उन्मुखता होगी। व्यक्तिगत हानि होने की स्थिति में भी वह सामाजिक नियमों का अनुपालन करेगा, वह सर्वहित की बात करेगा, कार्य वह नैतिक होगा जो सभी के लिए उपयोगी हो। तो ये चीज़ें हमने देखा कि परंपरागत स्तर में जो नैतिक विशेषताएं हैं वह। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर रूढ़िगत जो अवस्था है, जो तीसरी स्तर है नैतिक विकास का, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो होते हैं उसमें उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था के गुण पाए जाते हैं। अब इसकी जो मूल विशेषताएं हैं कि यह जो है बाह्य केंद्रित होता है, बाह्य केंद्रित और निष्पक्ष नैतिकता। बाह्य केंद्रित नैतिकता, निष्पक्ष नैतिकता की बातें जो करेंगे हम, या उत्तर रूढ़िगत के अंतर्गत होगी, जबकि आत्म केंद्रित के अंतर्गत हम लोग इसको रखते हैं। ये आत्म केंद्रित, ये भी आत्म केंद्रित के ही अंतर्गत आएगा। जब बाह्य केंद्रित नैतिकता हो जाएगा तो वह कोहल वर्ग का तीसरा नैतिक स्तर के अंतर्गत आएगा, जिसको हम लोग उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत स्तर कहते हैं। इस स्तर में बालक जो है स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, स्वनिर्धारित सिद्धांत का अनुसरण करेगा, और उसमें जो है परंपरागत मूल्य के प्रति विश्वास घटते चला जाता है। वह जो है स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांत का अवलोकन करना शुरू करता है, उसी को मानता है वह, और रूढ़िगत को
सबसे पहले जो इसका सोपान है उसका नाम है सामाजिक अनुबंध। विधि सम्मत अभिमुखता में बालक जो है यह समाज में कहता है कि आम सहमति, सर्वसहमति के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, जिसमें सभी का विश्वास होता है, वही नैतिक गुण सही है, और जो परंपरावादी गुण है उसको वह किसी भी रूप में सही नहीं मानता है। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो है बालक आलोचनात्मक ढंग से चिंतन भी करता है। आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक तर्क के आधार पे वह यह सोचता है कि जो नैतिक गुण है, समाज की जो व्यवस्था है, जो ढांचा है, वह सही उसके तर्क के अनुसार है या नहीं है। तो इसको हम कहेंगे आलोचनात्मक तर्क का विकास जो है उत्तर रूढ़िगत अवस्था में हो जाता है। विधि सम्मत जो नियम है, विधि सम्मत नियम के जगह पर यह स्वीकारोक्ति या समर्पण स्वीकारोक्ति, ये जो है बालक को ज़्यादा प्रभावित करता है बजाय विधि सम्मत नियमों का, यानी पुराने नियमों का। तो ये विशेषताएं जो है यह आपको आ जाएंगे किसके अंतर्गत? सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत उन्मुखता के अंतर्गत। अब जो दूसरा सोपान है उसको हम लोग देखते हैं। उत्तर रूढ़िगत अवस्था का दूसरा सोपान सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता। इसके अंतर्गत बच्चा अब पूर्ण रूप से नैतिक गुणों का विकास उसमें हो जाता है इस अवस्था में आने पर, और व्यक्ति जो है वह अपने तार्किक व्यापकता को प्राप्त करता है। तार्किक व्यापकता यहाँ पर बच्चों में आ जाती है, और सार्वभौमिक तथा एकरूपता है ना, सार्वभौमिकता, एकरूपता, इन सारे गुणों के आधार पे तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता, एकरूपता, इसके आधार पे अब वह उचित और अनुचित का निर्णय करता है। उचित और अनुचित का वह निर्णय करता है। इसकी जो प्रकृति होती है यह स्वयं में, है ना, स्वयं में अमूर्त होता है, स्वयं में अमूर्त होता है। इसमें जो है नैतिक बोध होता है, यह नैतिक बोध से युक्त होता है, नैतिक बोध से यह युक्त होता है। उसके अलावे जो है यह जो है परिवर्तनशील होता है, यह परिवर्तनशील हो जाता है परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार। उसकी सोच में, उसके तर्क में चेंजेज आते हैं, बदलाव आते हैं। तो इसके अगर स्वरूप की बात करें तो यह स्वयं में क्या होता है? अमूर्त होता है। इसमें नैतिक बोध उत्पन्न हो जाता है। इसके विचार, इसके तर्क जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। अब हम देखते हैं कि यह जो है नैतिक विकास का सबसे उच्च स्तर है सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता। यह सिद्धांत जो है सर्वमान्य प्राकृतिक सिद्धांत में विश्वास करता है। सर्वमान्य प्राकृतिक सिद्धांत, नेचर लॉ में, नेचर के लॉ में यह विश्वास करता है, और इसके कारण जो है इसमें इक्वलिटी आती है, यानी समानता पर यह फोकस करता है। समानता जैसे गुणों, है ना, पर फोकस करता है। ऐसा गुण जो सभी मानवों के लिए, ऐसा व्यवहार, ऐसे नियम जो सभी के लिए बराबर हो, जो सभी के लिए उपयोगी हो, है ना। तो यहाँ से वह इसमें मानव जाति के प्रति सम्मान की भावना इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। मानव जाति के प्रति सम्मान, मानव जाति के प्रति सम्मान को यह अधिक महत्व देता है। और यहाँ से जो बच्चे में एक नैतिक पराकाष्ठा, जिसको आप कह सकते हैं, नैतिक पराकाष्ठा वह प्राप्त करता है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मानवीयता। मानवीयता, ह्यूमैनिटी
ह्यूमैनिटी जैसे विचारों से वह अवगत हो जाता है और उसका जो अब नैतिक स्वरूप है अब वह बहुत बड़ा हो जाता है। वह यदि कोई दुविधा में फंसता है, अपने नैतिक निर्णय करने में किसी द्वंद्व में फंसता है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या उचित है क्या अनुचित है, तो द्वंद्व या दुविधा इस स्थिति में जो है वह सबसे ज़्यादा महत्व जो है वह स्वयं के तर्क को देता है। स्वयं के तर्क को यह सबसे ज़्यादा महत्व देता है दुविधा की स्थिति में, द्वंद्व की स्थिति में, है ना। भले ही अगर वह कोई निर्णय लेता है, भले ही वह दूसरे लोगों के लिए अनुचित है या जोखिम भरा है, चुनौती भरा है, फिर भी वह उसी रास्ते को अपनाता है, उसी नियम को अपनाता है, भले ही वह जोखिम भरा क्यों ना हो। तो ये अवस्था जो सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता में याद क्या रखना कि यह पूर्ण रूप से सामाजिक होता है, यह समाज के भलाई की बात करता है, यह समानता पर बल देता है। इस स्थिति में बालक जो है वह मानवता के जैसे गुणों से ओतप्रोत हो जाता है, मानवीयता जैसे गुणों का उसमें विकास हो जाता है। यदि कोई उचित अनुचित जैसे दुविधा युक्त द्वंद्व युक्त प्रश्नों में वह उलझता है तो उस समय वह अपने तर्क का सहारा लेता है, भले ही उसका तर्क जोखिम भरा क्यों न हो। तो इस तरह से यह नैतिक विकास को क्रमशः कोहल वर्ग ने 3 अवस्थाओं में विभाजित किया, जिसमें सबसे पहला पूर्व रूढ़िगत, दूसरा रूढ़िगत या परंपरागत, तीसरा उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत। और प्रश्न जो है इसमें कई तरह से पूछता है, जैसे एक कहानी के रूप में भी पूछता है। जैसे कहानी है हाइनेज की कहानी, हाइनेज है ना, यूरोप की एक महिला कहानी है। इस कहानी में क्या होता है कि उसके पति जो होते हैं वह एक बार उस महिला की जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो वह उसके इलाज के लिए शहर के डॉक्टर के पास जाते हैं। संजोग से उस डॉक्टर के पास उस बीमारी का उसी डॉक्टर के पास इलाज होता है, दवाई होती है जो कि अलग नहीं मिल सकता है। लेकिन उस दवाई के बदले में वह डॉक्टर जो है बहुत सारा पैसा का डिमांड करता है, इतना पैसा मांगता है कि वह उसके बस की बात नहीं होती है। वह अपनी पत्नी को जान बचाने के लिए रात में ताला तोड़कर, दुकान का ताला तोड़कर वह दवाई को चुरा लेता है और वह अपनी पत्नी की जान को बचा लेता है। तो यहाँ पर कोहल वर्ग का सवाल ये है कि क्या हाइनेज के द्वारा दवा चुराना नैतिकता के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। तो इस स्थिति में जो है जो उस 7 सोपान का अलग अलग आंसर है कि कब वह नैतिक है, ताला तोड़ के दवा को चुरा लेना कब नैतिक होगा और कब अनैतिक होगा। तो उस पर भी एक बार सीटेट में प्रश्न आ चुका है। हम अभी इस पर लिख देते हैं कि किस स्थिति में उसको दवा चुराना चाहिए या किस स्थिति में उसको दवा नहीं चुराना चाहिए, किस सोपान के अंतर्गत नहीं चुराना चाहिए। तो इसको एक बार आप लोग देख लेंगे। अब सवाल था कि यह दवा चुराना चाहिए था, नहीं चुराना चाहिए था, किस स्थिति में चुराना चाहिए था। तो ये जो नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं, इसके जो 7 क्रमशः सोपान है उस पर हम लोग सोच के देखते हैं कि पहला कहता है कि आत्मकेंद्रित निर्णय में क्या करेगा। आत्मकेंद्रित निर्णय में वह सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ की बात करता है, तो वहां पे कहता है कि दवा को चुरानी चाहिए थी, यानी हाँ उसका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है दंड और आज्ञाकारिता जो उन्मुखता है, इस स्थिति में क्या होगा। तो इस स्थिति में कहता है कि उस दवा को नहीं चुराना चाहिए था, क्योंकि अगर दवा चुराना चोरी करना गलत चीज है, चोरी करने से दंड मिलता है, सजा मिलती है, इसलिए वहां पर दवा को नहीं चुराना चाहिए था। यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखता है, चूंकि यह परस्पर लाभ की बात करता है, यह जो है यह एक दूसरे के लाभ पर निर्भर करता है, बराबरी का इसमें लेन देन होता है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि दवा को चुराने चाहिए था, यानी हाँ सही है, हाइनेज के द्वारा दवा को चुराना सही था। और दूसरा जो स्तर है रूढ़िगत परंपरागत नैतिक विकास का, उसके अंतर्गत पहला कहता है परस्पर एकरूप अभिमुखता में क्या कि दवा को
नहीं चुराना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप दवा को चुराते हैं तो दूसरे के नज़र में आप गिर जाते हैं। तो यहाँ पे स्वयं को उत्तम बनाना है, इस अवस्था की विशेषता, इसलिए यहाँ पर नहीं चुराना चाहिए था। अगला जो सोपान है रूढ़िगत स्तर में, उसमें कहता है अधिकार संरक्षण उन्मुखता, यानी यहाँ भी जो है आपको सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की उन्मुखता है, इसलिए इसको दवा को नहीं चुराना। यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा? नहीं चुराना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है उत्तर रूढ़िगत जो है उत्तर परंपरागत में क्या होना चाहिए? तो पहला सोपान जो है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता है, यानी यहाँ पर जो है आपको दवा को चुरा करके अगर उसने अपने पत्नी की जान बचाई तो वह सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ सामाजिक नियम एक दूसरे के लाभ के लिए होते हैं, एक दूसरे के लाभ के लिए होते हैं, इसलिए यहाँ पर यह सही कार्य उसके द्वारा किया गया। और जो सबसे लास्ट यानी सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता के अनुसार क्या यह सही है दवा को चुराना? तो बिल्कुल सही है, हाँ इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह मानव जाति की सुरक्षा की बात करता है, मानवीयता की बात करता है, किसी के जान बचाने की बात करता है। तो इस प्रकार से ये 6-7 जो सोपान थे उसके आधार पर हमने देखा कि एक घटना जो हाइनेज के द्वारा दवा को चुराया गया वो किस स्थिति में सही है और किस स्थिति में गलत है। तो इसके बाद भी हमारा अगला जो है टॉपिक पे हम बनाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि जो वीडियो हमने अभी तक आपके पास दिए हैं तो उसमें लाइक तो हमको 150 से अधिक आ गया, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। अभी तक मात्र 40 सब्सक्राइब आए हैं। तो इस हिसाब से सबसे पहला काम आप लोग ये करिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, है ना, और बेल आइकन को दबा देना है, सब्सक्राइब कर देना है। इसके बाद जो है आप फिर नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा स्वतः आपको मिलते चला जाएगा। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए। धन्यवाद, थैंक यू।